गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एरर का ये तीसरा वीडियो होगा। एरर के पिछले दो वीडियो में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, कितने टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, उनका कॉज। उसके बाद हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़े, उसका कैलकुलेशन करना सीखे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए जैसे उसी एरर के बेसिस पे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया कि एक मिरर है, ठीक है ना, केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, या फिर ऐसा समझिए कोई भी जैसे कॉन्केव मिरर। ओके, so a case of concave mirror in which u, ध्यान से देखिएगा, u is equal to 5 प्लस माइनस, या फिर ऐसा समझिए 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है, u आपने पढ़ा होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। एंड v is equal to it is given to be, सपोज करिए 20 है, समझ लीजिए कि 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है ना। कैलकुलेट f क्या होता है, फोकल लेंथ, कैलकुलेट f, ठीक है ना। और वो हमको जानना है, ये एक तो उसका मेन वैल्यू होगा और फिर प्लस माइनस एरर होगा, ये हमको निकालना है। ये आपको ऑप्शंस में दिए हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले तो आप जो मेन कैलकुलेशन सबसे पहले वो कर लीजिए। कनकेव मिरर है तो सबसे पहले जो मेन टर्म यानी कि जो ट्रू वैल्यूज है उसके हिसाब से पहले हम f निकाल लेते हैं कि ट्रू वैल्यूज का क्या होगा। तो सबसे पहला काम कि 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f, आप लोग भी पढ़े होंगे ये चीज, ठीक है। तो 1/v, अब जैसे कनकेव मिरर है ये, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ये मान लीजिए इमेज जो है ऐसा समझिए, समझ लीजिए कहीं भी ऐसे ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये उसका इमेज बन रहा है, एक एग्जांपल है, और ये बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ दिया हुआ है, और ये आपको हो रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक थोड़ा सा इसको ये कर लीजिए 10 सेंटीमीटर रियल, तब आपको समझ में आएगा कि रियल कहाँ बनेगा। आप लोग पढ़ चुके हैं ये लाइव में, और इस तरह का सवाल आपको दिया हुआ है। ये है आपका रेडियस, मतलब सेंटर आपका ऑब्जेक्ट, और ये इमेज कंडीशन पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके हिसाब से आपको f निकालना है और उसमें एरर कितने, क्योंकि u और v में एरर होगा तो f में भी कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा, ठीक है। इसको निकालते हैं। तो 1/v, v कितना हो गया -10 और प्लस 1/-20 दैट इज इक्वल टू 1/f। अभी जितना होगा वो निकाल दीजिए, दैट इज that comes to 20 and it is -2 and it is -1 and that is 1/f. So f is what? That is -3 by 20. So f is equal to what? Sorry, it is 1/f. f is equal to 20/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका f, ठीक है ना। f कितना है -20/3। माइनस क्या दिखा रहा है कि इसका फोकस इस तरफ होगा, तो सही बात भी है, फोकस तो इसी तरफ होता है, फोकस तो इसी तरफ होगा ना, यहाँ पे होगा फोकस। ये 20/3 कितना है 6.66, तो 6.6 से 10 के अंदर में होगा, कहीं ना कहीं ये होगा फोकस, ठीक। ये तो निकल जाएगा आराम से। अब इसकी वैल्यूज की बात करें तो वैल्यू कीजिए 6.66, ठीक है। अब एरर निकालना है, ठीक है ना। माइनस किस लिए है, माइनस ये बताता है कि किस साइड, इधर है या उधर है, ठीक है ना। बट वैल्यू की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन होगा किसका, फोकल लेंथ, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मेरा मतलब ये सिखाना नहीं था, मेरा मतलब ये कैसे है, ये एरर क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या करेंगे। अब आपको पता है कि 1/f बराबर ये 1/v प्लस 1/u, तो आप क्या करिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं u प्लस v बराबर v into u बराबर 1/f, ठीक है। तो f बराबर क्या हो गया, uv/u प्लस v, सबसे पहली बात, ठीक। आई बात समझ में। इसको समझ लीजिए एक क्वांटिटी,
इसको समझ लीजिए एक क्वांटिटी, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लीजिए, यानी कि u प्लस v को एक क्वांटिटी समझ लेते हैं। लेट x इज u प्लस v, ठीक। तो f क्या हो गया, दैट इज u v और x। ये देखिए पहले वाले टर्म में आ गया, मतलब अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो इसमें तो सर हमको ये पता है कि डेल्टा f अपॉन f होता है, और इसमें डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v और प्लस डेल्टा x अपॉन x, ये वाला पहले पढ़ा हुआ था, पिछले लेक्चर में ही देखा है, ठीक है ना। अब इसके वैल्यूज को रख दीजिए और निकाल दीजिए। चलिए डेल्टा f हमको यही निकालना, डेल्टा f और f कितना है, 6.66 बराबर डेल्टा u कितना है, डेल्टा u है 0.2 अपॉन 20 प्लस ये है 0.1 अपॉन 10 और प्लस ये डेल्टा x। अब डेल्टा x कितना है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से देखो x क्या है, u प्लस v है, x तो आपको हो जाएगा u, यानी u है आपका 20 और प्लस v है आपका 10, तो ये तो हो गया आपको कितना 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डेल्टा x कितना होगा, तो यहाँ देखिए x बराबर u प्लस v, एडिशन है, एडिशन के केस में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाता है, तो इसके एब्सोल्यूट एरर को जोड़ दीजिए। डेल्टा x कितना है 0.2 और 0.1 दैट इज 0.3, ठीक है। बस आपको ये वैल्यू बार रख देना है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। सिंपल, खत्म। अब तो सवाल बन गया आपका, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो डेल्टा f बराबर ये आपको हो गया कितना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 0.1, यानी कि 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, क्योंकि पॉइंट ही नीचे करोगे तो कट जाएगा और 3 से 100 बार में कट जाएगा ये, ठीक है ना। और इनटू 6.66, अच्छा 6.66 को 20/3 भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा f कितना हो गया 20/3 इनटू 3 इनटू 1/100, 3 है ना इसलिए ऐसे, तो 3 से 3 कट गया, 20 से 20 पंचे 100, डेल्टा f कितना हो गया 1/5 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो प्लस माइनस 0.2 आंसर। अब ऑप्शंस में ढूंढिए, ये जहां आंसर है करेक्ट। आई बात समझ में, इस तरह के सवाल दोस्तों पूछे गए एग्जाम में, ठीक है ना। इस तरह के सवाल को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, बट वो हम लोग कैलकुलस जब पढ़ लेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको बस इतना तक सीखना है, लिख लीजिए इसको। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक और सवाल है, ये सब दोस्तों अच्छे सवालों में गिना जाता है, ये सब these are the good questions। चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, वो एग्जांपल नंबर 1 कर लीजिएगा। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है R1 जो कि है 5 प्लस माइनस 0.5, R2 है 606 कर लीजिए, ये इसलिए करते हैं ताकि आपका जो है ना ये टर्म्स मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए हम ऐसा वैल्यू देते हैं। कैलकुलेशन हार्ड भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 और 3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। अब कहने का मतलब है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, if they are connected, in पहला सीरीज दूसरा पैरेलल। ये भी एक अच्छा सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहला सॉल्यूशन सीरीज वाला तो बहुत आसान होगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। जैसे R1 और R2 है ये, ठीक है, ये R1 और ये R2, R इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, R इक्विवेलेंट ये दो जुड़ जाएंगे, दैट इज R1 प्लस R2
और हमको पता है कि इसमें रियल वैल्यूज होता है वो तो वैसे के वैसे काम करके मैंने जोड़ेंगे और एक्सपोनेंट एरर भी जुड़ेगा, यानी कि होगा 9 और प्लस माइनस क्या 0.6 और प्लस 0.3 दैट इज 0.9। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा, अब ये जब पैरेलल में है तो पैरेलल में कहानी कुछ ऐसा होगा, R1 R2 R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो आपको पता होगा ना, आपने पढ़ा हुआ 10th में, ये है आपका R इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए फिर R इक्विवेलेंट यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर वही वाली बात, पहले वाली बात जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, इसको मान लेना है x, लेट x इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन x, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। अब वैल्यूज रखिए बस, ठीक है। अब वैल्यूज रखिए, so if you put the values it would be डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, तो 9 नहीं सॉरी, अब पहले निकाल लीजिए बेटा तो R इक्विवेलेंट तो पहले तो जैसे नॉर्मल तरीके से बनाते हैं वैसे बना लें, तो 3 × 6 अपॉन 3 प्लस 6 क्या आएगा 2। अब देख सकते 18 6 9 तो 2, यानी कि पहला जो टर्म है यानी कि 2 टर्म है उसका है 2 R इक्विवेलेंट अपॉन 2 उसका डेल्टा R कितना है 0.6 अपॉन 6 प्लस 0.3 अपॉन 3 प्लस 0. अब x क्या है जोड़ R1 का 60 जुड़ेंगे तो एब्सोल्यूटली जुड़ जाएगा 0.6 प्लस 0.3 दैट इज 0.9 और अपॉन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9, यही है आपका x, ठीक है। तो वही बात है, फिर पिछला वाला डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज अगेन व्हाट, इफ यू सी इट इज 1/10 प्लस 1/10, इसे हम आसान में लेते हैं कि आसान टर्म्स है 1/10, ठीक है। अब ये कितना हो गया, सो डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 × 3/10 2 पंचे 10 और ये 0.6 हो, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट का पहला जो 2 टर्म है यानी ट्रू वैल्यू है 2 और प्लस माइनस 0.6 ओ। इस तरह से हमारी पूछ जाते हैं दूसरी टर्म है, लिख लीजिए इसको। तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। यहां तक आपका एरर का जो मैनिपुलेशन होता है उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन किए छोटे छोटे, वो हमारे यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारा एरर का मैक्सिमम पार्ट मतलब 95% पार्ट खत्म होता है, 5% और बच जाता है जो हम कैलकुलस के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो पिछला टॉपिक में बच गया था थोड़ा बहुत, अब वो देखते हैं। अब समय आ चुका है कि आप समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 क्वांटिटी पढ़ेंगे शुरू में, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल देख लिए, डिराइव्ड देख लिए, सप्लीमेंट्री बोले थे बाद में देखेंगे, तो वो समय यही है। देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की 2 क्वांटिटी होते हैं। अच्छा ये क्या है बेसिकली, क्वांटिटी which has got its unit but not any dimension। उनके पास डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। तो ऐसे केवल 2 क्वांटिटी है, पहला
प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल आप दोस्तों पढ़ चुके हो पहले से, सॉलिड एंगल आपने नहीं पढ़ा है, नया कर रहा है आपके लिए। ठीक है, देखिए दोनों देखेंगे क्या होता है। यही दो क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है। अगर यूनिट की बात करें, इसका यूनिट होता है रेडियन, जिसको हम लोग RAD के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और डायमेंशन कुछ नहीं। ठीक है, और इसका होता है स्टेरेडियन, SR से डिनोट करते हैं, डायमेंशन 0। तो ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ठीक है, तो दोनों को एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का क्या मतलब होता है? प्लेन एंगल का मतलब होता है एक प्लेन में बनने वाला एंगल। ठीक है, एक प्लेन क्या होता है आप समझते हैं? प्लेन क्या होता है? प्लेन, चलिए यहां देखते हैं प्लेन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, और उसमें से हम क्या किए, ये देखिए, ये एक प्लेन है इसका, ये दूसरा प्लेन है। ठीक है ना, इसमें से यानी कि एक क्रॉस सेक्शन निकाल के काट के और बीच से पतला सा स्ट्रिप निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन। ठीक है ना, तो अब हमको देखिए कि क्यूबॉइडल ब्लॉक से कितने प्लेन हम निकाल सकते हैं? आंसर है इनफाइनाइट। ऐसे मुझे पॉइंट होता है, पॉइंट जोड़ के क्या बनाते हैं? लाइन जोड़ के क्या बनाते हैं? प्लेन। और प्लेन जोड़ के क्या बनाते हैं? वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट बनता है। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो प्लेन समझ लीजिए, प्लेन क्या होता है? जो कि दो एक्सिस से बनता है, ये और ये। कोई भी दो एक्सिस से एक प्लेन बन सकते हैं, कोई भी दो एक्सिस से एक प्लेन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये पढ़ा हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x मान लीजिए x है और ये y है, तो इन दोनों को मिला के इसको बनेंगे xy प्लेन। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये y है और ये z है, तो yz मिला के ये प्लेन क्या होगा? yz प्लेन होगा। मतलब एक प्लेन दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है। उसी प्लेन का ये दोनों क्या है? ये दोनों प्लेन है। कोई भी दो एक्सिस मिला के एक प्लेन बनता है। और वॉल्यूम बनाने के लिए आपको तीन एक्सिस की आवश्यकता होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेकिन अगर कोई एरिया बनाना है आपको, तो आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बस। और वो यूनिट डायमेंशन क्या होता है? केवल लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, केवल ये क्या है? ये है प्लेन। इसी का नाम है सेक्शन, इसी का नाम है लैमिना। सब एक ही नाम है, लैमिना, प्लेन, सेक्शन, लैमिना। ठीक है, सब एक ही चीज का नाम है। तो कभी भी आए ऐसा तो घबराएगा, आप समझेंगे एक प्लेन। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये रूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। इस 3 डायमेंशनल क्वांटिटी में एक छोटा सा प्लेन भी रखा हुआ है, ये है प्लेन। ठीक है, जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में अगर हम एक छोटा सा पोर्शन रेक्टेंगल का काट लें, छोटा सा पोर्शन काट लें, वो होगा एक प्लेन। ठीक, चलिए, तो ये जो प्लेन एंगल है वो एक ही प्लेन में बनता है। ठीक है ना, तो सॉलिड मतलब ऐसा नहीं कि एक रूम है, इस रूम में हम प्लेन एंगल, जैसे ये प्लेन है, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि बचपन में पढ़ते थे ना, ये एंगल, ये प्लेन एंगल है, क्योंकि एक ही प्लेन में बन रहा है। ये थीटा एक तरीके से प्लेन एंगल है। ठीक है ना, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब क्या है? सब प्लेन एंगल है, क्योंकि एक ही प्लेन में बनता है। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे इसका लॉजिकल, इसको डिफाइन कैसे करा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, समझे। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, जैसे मतलब मान लीजिए कि ये छोटा सा आर्क है, ये छोटा सा आर्क है। अच्छा, छोटे चीज को हम लोग ना डी से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंथ, अगर ये लेंथ L है
अगर ये लेंथ बहुत छोटा होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डीएल से। ये डीएल मतलब होता है छोटा लेंथ, ठीक है ना। इसके बारे में और भी पीएचडी करेंगे हम लोग, तो कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट अभी तो आप ऐसा समझिए, कहीं पे डीएल लिखा हुआ है इसका मतलब लेंथ सही है, इसका मतलब है लेंथ सही है। कौन सा लेंथ? छोटा लेंथ, इतना समझिए बस। डीएल का मतलब होता है छोटा लेंथ, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये छोटा लेंथ है, वो है डीएल, और ये ऐसा है, आर्क है। कैसा है? आर्क है। और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, और एक्सट्रीम पॉइंट को हम यहां पे मिलाएंगे, किसी भी जगह पे जहां हमको मिलाना हो। सपोज हमको यहां मिलाना हो तो इसको ऐसे मिलाना है, यहां मिलाना है तो इसको ऐसे ऐसे मिलाइए, कोई भी एक पॉइंट पे, ठीक है, समझिएगा, कोई भी पॉइंट, ठीक। और ये वाली सेंट्रल लाइन है। करना ये है कि व्हाट इज एंगल, व्हाट इज प्लेन एंगल, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये है लेंथ, ऐसा समझिए, ये है आपका आर, जो रेडियस होता है, ठीक है, ये मान लीजिए है आर, ठीक, और ये है आपका डीएल, और यहां हम आएंगे यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे, और यहां पे आने के बाद एक आर्क देंगे, आर्क, एक आर्क देंगे, और इस आर्क का जो लेंथ होगा ना वही प्लेन एंगल। आर्क लेंथ को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। लेकिन यूनिट डिस्टेंस क्या है? यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसको देखिए दोस्तों, ऐसे करेंगे। प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करा गया? इट इज डिफाइंड एज arc length at unit distance from a converging point converging point of an arc is called plane angle। ये इसका दोस्तों डेफिनेशन, प्लेन एंगल, ठीक है। और रिप्रेजेंट दोस्तों इसको थीटा से करते हैं, ठीक है। चलिए, कई बार देखोगे कि यहाँ पे डी थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं। डी थीटा मतलब छोटा सा एंगल, क्योंकि छोटा आर्क है तो छोटा सा एंगल, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लो कि ये छोटा सा आर्क है, हमको इसका एंगल यहाँ पे चाहिए कि क्या प्लेन एंगल बना रहा है। अब क्या करें, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स जोड़ दीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स जोड़ दीजिए, और आप आए यूनिट डिस्टेंस पे। मान लीजिए इसका लेंथ L है, लेंथ क्या है? L है, और इसका रेडियस क्या है? R, और आप आए यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक। और यहाँ एक आर्क दे दिए, और ये आर्क का जो मेजरमेंट और जो लेंथ होगा ना उसी को बोलेंगे प्लेन। अगर यहाँ पे पूछता तो इसको हम यहाँ जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। हमसे ये पूछा O, सपोज करिए O, ये थीटा है। मान लीजिए यहाँ पूछता, सपोज करिए O डैश, इसको यहाँ से मिला, ठीक है। और ये, अब ये मान लीजिए ये है आपका थीटा डैश, ये क्या है? थीटा डैश। ये भी कहाँ पे है? यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? थीटा क्या है? थीटा एंगल मेड बाय arc L at O, and what is theta dash? Angle made by arc L at O dash। सिंपल, ये बोलचाल की बात है, ये सही तरीका है एंगल बोलने का। हाँ, वो बात अलग है कि बचपन में हम क्या करते थे, ट्रायंगल बनाते थे और यहीं पे देते थे, यहीं पे। इसका कोई तरीका नहीं है, क्या है तरीका? आप यूनिट डिस्टेंस पे आर्क के आपको आर्क देना चाहिए, सही बात तो ये है। बट हम लोग तो मेजरमेंट नहीं करते, कहीं भी ऐसे देते हैं और उसको एंगल बोलते हैं। बट एक्चुअली एंगल का डेफिनेशन तो ये है, वो वाला, ठीक है।
लिख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगा। मान लीजिए इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, इफ इट इज ए डैश, इफ इट इज बी डैश, ठीक है, तो आर ओ ए डैश बी डैश ये और ये क्या सिमिलर है? आर्क ओ ए बी क्या सिमिलर है? आंसर बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि एंगल कॉमन है दोनों का। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है ना, उसी प्रिंसिपल पे हम आर्क को सिमिलराइज कर रहे हैं। कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, बट कंडीशन यहां भी वही लगेगी जैसे आप पहले पढ़ते थे कि अगर सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रोपोर्शनेट होंगे। आपने क्लास 10 में पढ़ा था। उसी तरह यहां भी वही काम करेंगे। अगर ये दोनों बराबर है, अगर दोनों सिमिलर है, तो ये दिस अपॉन दिस यानी यूनिट डिस्टेंस 1 अपॉन r 1 अपॉन r बराबर इसका ये r कितना है d थीटा और इसका ये बड़े वाले का क्या है dl, ये दोनों बराबर होंगे। देखो ठीक है, तो दोस्तों यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगी कि dl बराबर r d थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिपल स्टार कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है वो किसके बराबर है? r इनटू दी जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है वो, ठीक है ना, लिख लीजिए वहां पर। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे कोई सर्कुलर आर्क है, कोई सर्कुलर आर्क मान लीजिए ये सेंटर है। अगर यहां पे हम आपसे पूछें ये मान लीजिए ए और बी और ये दिया हुआ है आपका थीटा, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो है आर और इसका जो आर्क लेंथ है वो क्या है एल, वो क्या है एल। हम आपसे पूछे एल कितना होगा तो क्या बोलोगे? एल बराबर आर थीटा, सिंपल, ये वहीं से आता है। देखो एल बराबर आर थीटा, एल बराबर आर थीटा। थीटा क्या है? तो दोनों का जो एक्सट्रीम पॉइंट है जहां पे मिला है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पे सेंटर है, कन्वर्जिंग पॉइंट, और वहां पे जो एंगल बना रहा है ये, ठीक है ना, into radius that will give you arc length, that will give you arc length। ये याद कर लीजिए कब आएगा, ठीक है। इज दिस ओके? सो थीटा बराबर l अपॉन r, थीटा बराबर l अपॉन r। अच्छा l का यूनिट क्या होता है? मीटर। r का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल्स, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट है, इसको बोलते हैं रेडियन। SI यूनिट ऑफ थीटा मतलब प्लेन एंगल इज व्हाट? रेडियन। और शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, आज से इसको याद रखिए। पढ़ा होगा आपने आई थिंक 1 रेडियन, 2 रेडियन, 5 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, ये सारी बातें आपने पढ़ी होगी, मुझे लगता है ऐसा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहीं से देखिए कई सारी चीजें निकल के आती हैं जो बचपन में आपने रटा है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन कितना होता है, मैंने स्टूडेंट वाले कमेंट से हमेशा पूछिए कि यूनिट क्वांटिटी क्या होता है। अगर बोला जाए 1 रेडियन कितना होता है, तो 1 रेडियन इज डिफाइंड as an angle suspended at center by the arc when arc length is equal to
रेडियस। जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होते हैं दैट इज L बराबर R। अब देखिए थीटा क्या होगा, अगर L और R बराबर है तो ये कट के बनाएगा दैट इज 1 रेडियन। इसी को डिफाइन करते हैं। जब ये लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए तब जो थीटा कितना बनेगा वो 1 रेडियन होगा। कितना होगा वो 1 रेडियन होगा। ये बात आप याद रखें। ठीक है, कुछ बातें और देखिए। पाई कितना होता है 180 डिग्री। यहां देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक सेमी सर्कल है तो सेंटर पे जो ये एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा ना और वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये आर्क लेंथ कितना, ये कितना होगा, ये तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो इसका कितना होगा पाई आर। ये है रेडियस होगा ना, तो L बराबर r थीटा में पड़े तो L कितना हो गया पाई आर और बराबर r थीटा। तो थीटा कितना है 180 डिग्री। r से खत्म तो पाई बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। आपने ये रटा था पहले, सच बात तो ये है। ठीक है, अब यहां से कैसे रिलेशन आ जाते हैं, और यहां देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से करेंगे 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, या फिर 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। सिंपल लिख लीजिए। आपने बचपन से वो करते हैं, आप लोग बचपन से करते आए हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, जैसे आपने देखा आपने 30 डिग्री को बदलना है। ठीक है, 30 डिग्री हाउ मेनी डिग्री है, तो इसमें क्या बात है भाई 30 डिग्री। एक डिग्री में 30 क्या है, 30 डिग्री क्या है 30 into 1 डिग्री, तो 30 into 1 डिग्री में कितना रेडियन पाई बटा 180, तो 30 6 पाई बाय 6 डिग्री। खत्म आंसर। आपको बदलने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो पाई कितना होता है 180, 180 में किससे डिवाइड करेंगे जो 30 आएगा 6। सिंपल सी बात है। यहां से 60 डिग्री कितना है तो पाई बटा 3, 180 में किससे डिवाइड करेंगे जो 60 आएगा 3 से। 90 पाई बाय 2, 180 में कितने से डिवाइड करेंगे जो 90 आएगा 2 पाई बाय 2, 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। ठीक है, देख लीजिए सिंपल सी बातें हैं। ये सब सिंपल बातें हैं, बट पता नहीं तो तुम्हें बताया नहीं जाता है। यहां आप समझ लीजिए ऐसे होता है। चलिए अब देखिए, जैसे मैं बताऊं एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल एंगल subtended at any inside point by a closed arc या line। मेरी बात ध्यान से सुने। What is the total angle subtended by any point inside, sorry ये लिखा हुआ है subtended at inside point by a closed arc। अंदर में किसी पॉइंट पर कितना डिग्री बनता है दोस्तों। अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना होगा 360 के यार, कौन सा बड़ा यहां से रखो, यहां से ना हो 360, तो बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है। तो देखिए अगर पाई 180 तो 360 कितना होगा 2 पाई, अगर मान लीजिए क्लोज आ रहा है। अब किसी पॉइंट पे ले लीजिए, यहां पे कितना एंगल सबटेंड करेगा वो, कितना करेगा टोटल आर्क है कितना करेगा 360, दैट इज 2 पाई। ठीक है, या फिर कोई भी पॉइंट और भी पॉइंट लेना चाहते हैं और भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, या मुझे सेंटर नहीं चाहिए, तो ये क्लोज है, तो क्लोज अगर यहां पे भी आएगा ये और बाकियों की वजह से ये टोटल कितना हो गया 2 पाई। अगर वो रेक्टेंगल भी हो
होगा या स्क्वायर होगा जो भी होगा, सेंटर की बात करें तो टोटल एंगल कितना सबटेंड करेगा 360 2 इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना होगा 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन और 2 पाई दैट। तो कहने का मतलब है कोई भी क्लोज्ड आर्क, ठीक है ना, कोई भी क्लोज्ड आर्क या फिर लाइन, कोई भी क्लोज्ड लाइन, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, क्लोज लाइन, ऑक्टागन, स्क्वायर, हेप्टागन, कोई भी अंदर वाले पॉइंट पे हमेशा टोटल एंगल क्या बनेगा 2 पाई रेडियन, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिए। टोटल एंगल जो होता है प्लेन एंगल का कितना होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछ ले क्लोज लाइन के अंदर वाले, क्लोज लाइन के अंदर किसी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना सबटेंड होगा 2 पाई रेडियन, ध्यान रखिए, ठीक है। ये हुआ प्लेन रीजन का आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल दोस्तों थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो विजुअलाइज करिएगा क्योंकि ये 3D फिगर है, वो वाला कौन सा फिगर था 2D फिगर था, ये वाला कौन सा फिगर है 3D फिगर है। सॉलिड एंगल, ठीक है, ये 3D फिगर है, ठीक है ना, ये 3D बनता है। ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सरफेस है, ये अच्छा एक और है, प्लेन एंगल किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लेन एंगल बनाया जाता है आर्क के द्वारा, किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। सॉलिड एंगल किसके द्वारा बनाया जाएगा, सरफेस के द्वारा। ये बनाया जाता है आर्क के द्वारा, ये बनाया जाता है सरफेस के द्वारा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, एक लाइन से जो बनेगा वो प्लेन एंगल और एक सरफेस से जो एंगल सबटेंड होगा उसको बोलेंगे क्या, सॉलिड एंगल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए कैसे, पहले समझ लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, एक सरफेस है, ठीक, और इस पॉइंट पर मुझे सॉलिड एंगल चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, ये सरफेस है छोटा एंगल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा बड़ा लिए, मान लीजिए ये ds मतलब सरफेस, छोटा सरफेस, ठीक है, और ये उसका सेंटर नहीं, ठीक, इन सब का सॉलिड एंगल हमको इस पॉइंट पे चाहिए। याद रखो ये पॉइंट हमको डिफाइन करना ही पड़ता है, प्लेन एंगल पे भी हमने ये पॉइंट डिफाइन करा था कि मुझे एंगल इस आर्क का इस पॉइंट पे चाहिए, उसी तरह इसका इस सरफेस का इस पॉइंट पे चाहिए, ठीक है ना। सब हर एक, जैसे इसका एंगल जो है ये थीटा, हर एक पॉइंट अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे पहुंचता ये एंगल होता, अलग अलग एंगल होगा, इसलिए आपको वो आर्क डिफाइन करना पड़ता था, वो पॉइंट डिफाइन करना पड़ता था, जहां जिसके बॉटम को निकालना है। उसी तरह यहाँ पे सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा और वो पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बहुत यूज है दोस्तों आगे, इसलिए आज आप सीख लीजिए, ओके। चलिए अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट पे कन्वर्ट करना है, जोड़ देना, ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो सारे जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेगा और पूरा ऐसे, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे मैं बताऊं आपको, ऐसे समझिए कि जैसे ये है ना, बचपन में भुजंग है, भुजंग ये ऐसा, ठीक है, यहां पे एक सरफेस है और ये सरफेस का जो भी ये जो है पेरिफेरी, उस पेरिफेरी को इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अगर ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपने मान लो कि ये जो लेंथ है, ये इसका लेंथ है L, लेंथ क्या है L, और इसकी यूनिट डिस्टेंस क्या है, यूनिट डिस्टेंस। यहां पे यूनिट डिस्टेंस का क्या करते थे, आर्क लेंथ निकालते थे, वही प्लेन एंगल होता था। यहां पे यूनिट डिस्टेंस का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, काट के निकालेंगे एरिया। ये जो एरिया होगा ना, जो एरिया निकलेगा, जो यहां पे यूनिट डिस्टेंस का आगे क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे काट के, यही निकलेगा ना, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। ये कैपिटल ओमेगा है, ये छोटा ओमेगा है, तो पढ़ो बचपन में आपने, ये डी ओमेगा, यही सॉलिड एंगल है। आई बस समझ में, तो कोई खास बात नहीं है। अब यहीं पे यहाँ क्या करेंगे,
इस पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस पे आएंगे और यहां पे इसको एकदम पतला सा स्ट्रिप जो यहां पे हमने अभी ड्रॉ करा है, जो पतला सा स्ट्रिप हमने ड्रॉ करा है, और इसके इसी क्रॉस सेक्शन को हम ऐसे काट के निकाल देंगे। तो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। यहां से ये जो है, ये जो कटा है ये, और इसको ऐसे पतला सा काट के ऐसे निकाल लेंगे, तो वो एक जो एरिया आएगा वही सॉलिड एरिया। मतलब इसको यहां से पतला सा काट के जो निकालेंगे वही सॉलिड एरिया, उसका जो एरिया होगा वही सॉलिड एरिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। It is defined as area at unit distance from converging point of any surface is called solid end. ठीक है ना? It is represented by this side, and its side is what? Stability. यह शॉर्ट में ऐसा, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं। और ये इसका डायमेंशन तो कुछ होगा नहीं, इसी वजह से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसके कैलकुलेशंस क्या आता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं डी ओमेगा, डी ओमेगा मतलब छोटा सा। ठीक है, चलिए यहां पर इसके कैलकुलेशंस भी बनाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये छोटा सरफेस को हम एक सर्कल मान सकते हैं। यहां पे ये जो है मान लो इसका रेडियस है, ठीक है, तो इसका भी रेडियस है, ये है छोटा, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, ये है O नहीं O डैश, और ये पॉइंट है O डबल डैश, O डैश और डबल O डैश, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये और ये कैसे मिलर होंगे? आंसर बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। ये मान लो A है और ये A डैश, हमें लिखना है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल O डैश और A is similar to triangle O डबल डैश और A डैश। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब ये कितना है, यूनिट मतलब क्या, 1 अपॉन ये L, this upon this बराबर this upon this, that is R upon R। ठीक है, आप क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए, that is 1 upon L स्क्वायर R स्क्वायर upon R स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे ना पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, काट के तो बन ही आएगा। बट मुझे जो चाहिए वो ये है, अगर आप ध्यान से देखो समझ में आएगा। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये जो एरिया है ये कितना है, ये तो पाई आर स्क्वायर ही है ना, और ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, बस को लिख दीजिए, दैट इज 1 अपॉन L स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, और पाई बड़ा आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, ds। यहां से एक टर्म निकल के आता है, दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन L स्क्वायर। ठीक है,
यूनिट क्या होता है? कोई भी एरिया का मीटर स्क्वायर। आप एक चीज कभी मत भूलें, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। दुनिया का कोई भी एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर ही होगा, दुनिया का कोई भी वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब ही होगा, दुनिया का कोई भी लेंथ होगा तो मीटर ही होगा, याद रखिए। तो ये मीटर स्क्वायर, डीएस का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और एल स्क्वायर मतलब एल में तो लेंथ ही है ना, वो भी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, खत्म, कोई डायमेंशन नहीं बचा इसका। ठीक है, इस समझने के लिए समझ सकते हैं ऐसा। और तब जब इसका असाइनमेंट आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, अब पॉज करके लिख लीजिएगा ये। चलिए, ये तो है ये तरीका एक लिखने का। ठीक है, ये तो तब है जब ये परपेंडिकुलर है। जब ये क्या है? परपेंडिकुलर है। जब ये क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन तब क्या होगा? जब टेढ़ा होगा। ये ऐसा, ये एक्चुअली मोस्ट जनरल यही है। ठीक है, ये ऐसा ही है। डेफिनेशन तो वही है कि हमको अगर मान लीजिए ये एल है और ये यूनिट डिस्टेंस है, यहां पे जो काट के निकालेंगे क्रॉस सेक्शन, वही मेरा क्या होगा? डी होगा। ठीक है, देखो हमको भी एक्चुअली वही आया था। यहां से देखो, यहां देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये वाला है। ये टेढ़ा है, ऐसा है, ये टेढ़ा है, ये देख रहे हो, टेढ़ा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस टेढ़े को मिलाया है तो उसका सॉलिड एंगल नहीं होगा क्या? आंसर बिल्कुल होगा, सॉलिड एंगल उसका भी होगा। सीधा है तो अच्छी बात है, बट अगर ये टेढ़ा है सरफेस मेरा, तो क्या ये यहां पे सपोर्ट नहीं करेगा? आंसर बिल्कुल करेगा। तो ऐसे चीजों को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो मैं बताता हूं आपको, समझे दोस्तों। एक चीज है, आप अभी पढ़े नहीं है, ठीक है, बट बेटा परिश्रम मत हो, वो हम पढ़ा देंगे आपको वेक्टर में, ठीक है ना। बट एक चीज आप हमेशा याद रखिए, हम वेक्टर में पढ़ाएंगे आपको वो चीज कैसे आता है। इसमें कोई भी एरिया होता है ना, कोई भी एरिया होता है, जैसे मान लो ये एल है और ये बी है, इसका एरिया क्या है? एल इंटू बी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम आपको बताएंगे कि वेक्टर कैसे पढ़ेंगे, बट राइट नाउ जस्ट टेक इट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट। इसका जो डायरेक्शन होगा ना एरिया वेक्टर का, वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये बात को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा तत्कालीन, ठीक है। जैसे मान लो ये एक एरिया है, अगर ये एक एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर एक एरिया दे दिया जाए और आपसे पूछा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर, ऐसा, ये उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। उस एरिया का डायरेक्शन, तो मान लीजिए इस एरिया का डायरेक्शन जो है वो है डी, ये तो है ds डैश, और इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए ये है ds डैश, इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ठीक है। और ये है आपका डी ओमेगा, ये भी एक सरफेस एरिया है, ये है आपका डी ओमेगा, ठीक है। अब बताइए डी ओमेगा अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये वाला डायरेक्शन है, डी ओमेगा डायरेक्शन यही है ना, क्योंकि ये तो सीधा कटा है, ये ना टेढ़ा होगा, ये तो सीधा ही कटेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसके बीच में एंगल थीटा है, या फिर मान लीजिए ये एंगल, ये और ये थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये थीटा, ठीक है ना।
if this is theta, this must be 90, no sorry, अगर ये और इसके बीच में एंगल ये बने क्या थीटा, ठीक है ना, और अगर देखा जाए उधर से, अगर सरफेसेस के बीच में देखा जाए, if this is theta, no, this angle is theta, ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा होगा, हाँ ठीक है, ये थीटा दिस, अगर ये यहां से होगा, मैं बताऊंगा ध्यान से, ठीक से नोटिस बनाते हैं, बड़ा बनाते थोड़ा, ये वाला सरफेस थोड़ा ऐसे है, ठीक, और ये यहां पर, ठीक, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए एल है और ये है आपका यूनिट डिस्टेंस, यहां पे जो सरफेस एरिया कटेगा वही क्या होगा डी ओमेगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है वो तो इधर है डी ओमेगा, और इसका जो डायरेक्शन है ये तो तिरछा है क्योंकि टेढ़ा है, दैट इज ds डैश, इसका एरिया जो है वो है ds, जो मैग्नीट्यूड है, ओके, और ये डी ओमेगा और ये डी ओमेगा, इसके बीच में एंगल थीटा है, इसके बीच में एंगल थीटा है, ओके, चलिए बहुत अच्छा, हाँ एकदम सही, ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे अगर देखा जाए तो क्या था, ये था आपका डी ओमेगा और ये था क्या आपका ds, दोनों सेम डायरेक्शन में था, दो, लेकिन वहां पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट लेना पड़ता है, एक कंपोनेंट इधर, हालांकि आपको नहीं समझ आएगा अभी, पर ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला अगर ये थीटा है तो थीटा के सटे वाले एक्सिस पर इसको लेके जाएंगे, दिस मस्ट बी ds डैश cos थीटा, और इसके इधर लेके आएंगे तो ds डैश sin थीटा, ये आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये हम कैसे लिए हैं, वेट टिल वेक्टर कम्स, वेक्टर को आने दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट राइट नॉट टेक इट ग्रांटेड दैट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, ओके, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक, तो देखिए, तो यहां पे अब हमको यहां पे जो ये है ds, वो कौन वाला ds है, ये वाला, तो यहां पे हमको क्या लेना होगा, ये वाला कौन है, ds डैश cos थीटा, तो हम यहां लेंगे कि d ओमेगा इज इक्वल टू ds डैश cos थीटा अपॉन n स्क्वायर, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, सरफेस एरिया ये वाला था सीधा वाला, हम भी वही लिए सीधा वाला ds डैश cos थीटा अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अगर यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है 0, ऐसे से ऐसे आएगा, थीटा का वैल्यू 0, तो cos 0 क्या होता है 1, if you put theta equal to 0 तो ds dash upon n स्क्वायर हो जाएगा, या फिर एंगल रहे जो भी एंगल है 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है वो रख के आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए, चलिए अब करते हैं, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख रहे हैं, अगर एक एग्जांपल लिख रहे हैं इसको एग्जांपल लेके समझिए, अगर मान लीजिए ये है आपका एक सर्कुलर एरिया, ठीक है, ये है आपका एक सर्कुलर एरिया किसके लिए है, जिसका स्क्वायर एरिया निकालना थोड़ा आसान होगा, रेक्टेंगल का भी निकलता है, कोई भी फिगर का स्क्वायर एरिया निकल सकता है, ठीक है ना, बट उसके लिए थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, बट वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है, आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आएगा, बट जो समझ सकते हैं उसका एग्जांपल करते हैं, मान लो एक सर्कुलर प्लेट है और इसका जो रेडियस है वो है आपको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक, और ये पॉइंट है वो जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, ठीक, हमने आपसे पूछा कि फाइंड
सॉलिड एंगल मेड बाय सरफेस 1, ये सरफेस 1, सरफेस 1 एट O, ऐसा प्रपोज किया गया है। तो सॉल्यूशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको पता है सर। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि ये भी इधर ही है, दैट इज ds। और अगर इसका हम एंगल सबटेंड करें, क्योंकि तो सीधा सरफेस है, हमको यूनिट डिस्टेंस बनाना है, यूनिट डिस्टेंस बनाना है, और यहाँ पे भी काटना है, ये होगा आपका डी ओमेगा। पहली बात ये, अब डी ओमेगा थीटा कितना है भाई साहब 0 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू रखिए ds, ds कितना है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, पाई 1 स्क्वायर और इनटू cos 0 अपॉन l स्क्वायर, l कितना है 10 स्क्वायर। यहां ऊपर सेंटीमीटर रखेंगे तो नीचे भी सेंटीमीटर में रखेंगे, दोनों कटना चाहिए, याद रखना। ये मीटर में रखेंगे तो ये भी मीटर में रखेंगे। cos 0 का होता है 1 एंड its आंसर इज पाई अपॉन 100 स्टेबिलिटी। ये इसका सॉल्यूशन, याद रखिए, कोई खास बात नहीं है। अगर ऐसा रहता, यही अगर ऐसा रहता, एग्जांपल नंबर 2, सपोज इट इज एग्जांपल नंबर 1, इट इज एग्जांपल नंबर 2, अगर कुछ ऐसा रहता टेढ़ा, और हमने आपको दिया है ये हमने आपको दिया कि ये 30 डिग्री, ठीक है, तो फाइंड ds। और सेम ये आगे 130 डिग्री, मतलब इसी सरफेस को हम घुमा दिए ऐसे, तब पूछे क्या से वहां पे, मतलब यहाँ पे कितना बना घुमाने के बाद, ठीक है ना। तो कोई खास बात नहीं है, ये है वही सेम सवाल है। इसके सेंटर से लेकर यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है, और यहाँ पे ये काटेंगे, यही क्या होगा डी ओमेगा। अब निकालने में क्या है, हमको तो पता है डी ओमेगा क्या होता है, पाई इनटू 1 स्क्वायर इनटू cos, कितना एंगल है थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी है वो ऐसा होगा, ठीक है। याद रखिए इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर मान लीजिए ये सरफेस 1 है या फिर ऐसा समझिए a1 है सरफेस, तो ये होगा उसका a1 पे डायरेक्शन। वेक्टर टर्म को भी समझ नहीं है, बाद में समझ में आएगा, और मैंने जो बोला है उसको दिमाग में रखिए, ठीक है ना। वेक्टर जब पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ आपका प्लेन एरिया सॉलिड एरिया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब उसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें, जैसे वहां कहते हैं कि टोटल एंगल सबटेंडेड एट इंटरनल पॉइंट्स बाय एनी क्लोज्ड आर्क is 2 pi radian। उसी तरह यहां पे अगर क्लोज सरफेस कर दिया जाए, देखिए यहां विजुलाइज करना पड़ता है, क्लोज सरफेस, टोटल सरफेस क्लोज कर दे, at any internal point for a closed surface। अभी हमारी नहीं सरफेस, क्लोज सरफेस, चारों तरफ से सरफेस क्लोज हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है। तो अगर ये स्फीयर है, तो अगर हम आपसे पूछे ये पूरे क्लोज सरफेस का रेडियस r है, पूरे क्लोज सरफेस का यूनिट डिस्टेंस पे अगर हम लेके आए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। अगर पूरे सरफेस की बात करें तो हमको पता है कि डी ओमेगा कितना होता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, डी ओमेगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और ये सेंटर पे है,
सेंटर डिस्टेंस कितना है r, r का स्क्वायर z ps अपॉन l स्क्वायर ds होगा 4 r स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है सेंटर से r, तो दैट इज r स्क्वायर डिवाइड करोगे तो बचेगा 4 पाई स्क्वायर। तो टोटल एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट एनी इंटरनल पॉइंट इज व्हाट 4 पाई स्क्वायर। ये समान पूछा जा सकता है, इट इज 4 पाई ऐसा। तो कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो उसके इंटरनल पॉइंट्स पे टोटल एंगल कितना बनता है, उसके इंटरनल पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है 4 पाई स्क्वायर। कितना बनता है 4 पाई स्क्वायर। चाहे कुछ भी हो, अगर वो क्यूबॉइड भी होता तो भी यही होता। लाइक क्यूबॉइड का निकालना मैंने आपको बताया नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएगा अभी, तो कैलकुलस का यूज है इसमें। अगर मान लो ये क्यूबॉइड, अगर इसके इंटरनल पॉइंट्स हमको देखा जाए कि सॉलिड एंगल कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो आंसर कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे ना, टोटल एंगल क्या होगा, टोटल एंगल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा 4 पाई स्ट्रेट। ठीक, आई बात समझ में, लिख लीजिए। तो टोटल एंगल कितना होता है क्लोज सरफेस का, कितना होता है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उसी तरह बाहरी पॉइंट पे कितना होता है किसी क्लोज सरफेस का, 0 स्क्वायर। सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज सरफेस, for any closed surface at any outside point is 0। और यहाँ पर दिखा ही सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये, अगर ये स्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ओके, ये पूरा हेमिस्फीयर है, रेडियस r। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, जो भी होगा ये इतना होगा ये। ठीक, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ये मान लीजिए 4, अब इसी को थोड़ा क्लोज करते हैं ऐसे, ये भी सरफेस, ये भी स्फीयर, रेडियस r। अगर इस पॉइंट पे देखें, इसका सॉलिड एंगल कितना होगा, दैट इज मान लो d ओमेगा 2 और ये मान लो कि d ओमेगा 1। ठीक है, और क्लोज किए, तो सॉलिड एंगल क्या होगी डी ओमेगा 3। देखो छोटा होता गया ये सॉलिड एंगल, और अगर ये पूरा क्लोज कर दिया जाए, यहाँ सॉलिड एंगल कितना बनेगा, कोई एरिया बनेगा ही नहीं, तो 0 स्क्वायर। तो कोई भी क्लोज सरफेस का, देखो सॉलिड एंगल का जरूरत आपको पड़ेगा कब, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, और उसमें क्लोज सरफेस का बहुत सारा काम है उसमें। तो क्लोज सरफेस का जो सॉलिड एंगल का क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो क्लोज सरफेस का इतना याद रखिए बस, क्लोज सरफेस अगर है कोई, तो उसका इंटरनल पॉइंट बनेगा 4 पाई स्क्वायर टोटल एंगल, और बाहरी पॉइंट बनेगा 0 स्क्वायर। इतना याद रखिए बस। ठीक है, कई बार आपसे पूछते हैं आपके आंख का स्टेडियम क्या है, आप आंख से कितना दूर देख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर। विविंग एंगल, सॉलिड एंगल का एक और नाम है विविंग एंगल, विविंग एंगल, व्यू VIEW, विविंग एंगल, देखने का एंगल। आप अपने हेमिस्फीयर में कहीं भी देख सकते हो, स्फीयर में नहीं देख सकते, पीछे थोड़ी ना, आप हेमिस्फीयर में कहीं भी देख सकते हो, हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर में कितना होगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं। चलिए ठीक है, उसी तरह का मान लो प्लेन एंगल का पूछ दिया जाए, किसी भी क्लोज्ड आर्क का इनसाइड पॉइंट पे टोटल एंगल बनता है 2 पाई स्क्वायर, सॉरी 2 पाई रेडियन, तो बाहरी पॉइंट पे उसका एंगल कितना बनेगा 0 रेडियन। ठीक है, कोई भी अगर मान लो कि ऐसा है, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल के यहां पे इसके द्वारा कितना एंगल बनाया गया, कुछ नहीं, 0 रेडियन। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखें। चलिए रख सकते हैं।
तो आई थिंक आप लोग बहुत कुछ सीखे इसमें। चलिए अब आते हैं दोस्तों चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स पे। मैथमेटिकल टूल्स में कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए क्योंकि फिजिक्स में वो आएगा बार बार। तो जो जो चीजें हमको आने वाला है वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर कैलकुलस के बाद हम लोग बाद में करेंगे, मेजरमेंट वगैरह पढ़ने के बाद। पहले जो छोटी मोटी चीजें जरूरत पड़ती है हमको वो सब देख लीजिए। जैसे देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसके यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखना आपको। तो देखिए आप लोग पहले क्या किए थे हमको नहीं पता, बट यहां पे देख लीजिए। मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगुलर बी, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो हम इस थीटा की बात करें, इस थीटा इस एंगल की बात करें, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कौन-कौन होगा? आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिस पे बना होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, सॉरी वो होता है बेस, ठीक है, और जो बच गया वो है हाइपोटेन्यूज। अब ऐसा समझे, मैं आपको एक बताऊं कि सबसे बड़ा साइड है कि तीनों में जो सबसे बड़ा साइड होगा वो होगा ये, ठीक है, ये होगा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, और जो तीसरा बच गया वो बेस। या तो ऐसे समझ लीजिए, जिस पे एंगल डिसाइड कर रहा है, यानी इस पे डिसाइड कर रहा है, इससे सटे हुए है, तो वो है बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और तीसरा हाइपोटेन्यूज। जैसे याद रखना है वैसे याद रखना। आपको बाकी फॉर्मूला तो पढ़ी होंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू p by h, cos थीटा इज इक्वल टू p by h, और tan थीटा इज इक्वल टू p by b, या इसी को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने ये सब चीज, मुझे जहां तक पता है। तो इसको उल्टा होता है cot थीटा b by b, जो कि होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर होता है आपका sec थीटा, जो होता है h by b, और होता है cosec थीटा, ये होता है h by b। ये एक रेशियो है जो डिफाइन करा गया है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। sin थीटा p by h, अच्छा cos, cos का तो क्या होता है? कोसाइन, 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 कोसाइन का मतलब क्या होता है? कोसाइन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये बात आप याद रखें कभी भी। इसीलिए जो sin 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है। 30 60 क्या हुआ? 90 डिग्री। अरे अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90 डिग्री है तो अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ? यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बचपन में पढ़ा होगा आपने, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ओके। तो इसके कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, तो आई थिंक पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लिख देते हैं। अभी जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत काम आएगा आपको आगे, ठीक है। आप लोग 0 से लेकर 90 तक पढ़े हो, आगे हम बताएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। चलिए 0
फेमस होता है, मुझसे परिचय परिचय करवा दे, पता नहीं आपको पढ़ गया होगा, cos और ये है tan, ठीक है। sin 0 डिग्री क्या होता है 0, ठीक है। sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2 और sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 डिग्री 1। cos क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, cos क्या है कॉम्प्लीमेंट्री और sin, इसको उल्टा कर दीजिए 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, सिंपल सी बात है। tan में अच्छा दोस्तों एक बात आपको याद रखना चाहिए कि 1/0 क्या होता है इंफिनिटी और 0/1 0, कंफ्यूज मत होइए। 1/0 का क्या मतलब होता है, 4/2 का क्या मतलब होता है, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 4/1 का क्या मतलब होता है, 4 को 1 पार्ट में डिवाइड करना है। 4/0 मतलब क्या होता है, 4 that is not divisible, जिसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है, that means 4/0 या anything by 0, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 मतलब which is undivisible, वो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। एंड एग्जांपल इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ा है, वो बढ़ नहीं सकता, उसमें से कुछ भी काट के हटा लो और बोलो कि वो यूनिवर्स से अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना होगा, बात है समझ में। तो वो कितना है, वो क्या है, अनंत है, ठीक है ना। इसीलिए एनीथिंग अपॉन 0 को हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। इंफिनिटी मतलब अनंत, याद रखना होता है। यहाँ पे tan मतलब क्या 0/1 दैट इज 0। अब ये डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, ये डिवाइड कर जाएगा 1 और ये करोगे तो √3 और ये करोगे 1/0 दैट इज इंफिनिटी। ये याद रखिए, ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, ठीक है। और भी हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे, इतने से हमारा काम बनने वाला नहीं है, पूरे फिजिक्स में इतने से काम बनने वाला नहीं है, एक बात याद रखिए, ठीक है। ये पहले से पढ़ के इसको बस इंट्रोड्यूस करना है। चलिए कुछ बातें और लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin A प्लस sin B बराबर sin A प्लस प्लस B क्या होता है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। याद रखना है ये सब आपको, ठीक है। अगर sin A माइनस B हो जाए तो क्या होगा sin A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है। ठीक है, अगर cos A प्लस B की बात करें तो क्या हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ठीक है। अगर हम बात करें cos A माइनस B दैट इज cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, ठीक है। ये दोस्तों आप याद रख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको याद रखने वाली बात क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइन नहीं है, तो साइन इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, और माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, ऐसे याद रखने का तरीका भी आपको ही रखना है। चलिए और देखें, फिर आपको क्या याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साइन कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो 30 जो साइन 30 का होगा वही cos 60 का होगा। tan cot tan और कोटेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं इसको, टेंजेंट समझ में आया बाद में क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट और cot, cot मतलब कोटेंजेंट। जो 30 डिग्री इसका होगा cot 30 वही जो tan 30 होगा वही cot 60 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। sec और cosec, sec और कॉम्प्लीमेंट्री और sec ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, जो sec 30 का होगा वही cosec 60 का होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, एक चीज और देखिए, थोड़ा सा इतना देख लीजिए कि कुछ और देख लीजिए, इसको समझा जाएगा क्या है ये मतलब। मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा क्यों आता है मैं बताता हूं। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक साइड √3 है, ठीक है, और जिसका एक साइड 1 है, ठीक है ना। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पढ़े होंगे, पढ़े हो ना, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पता नहीं को लगता है कि आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो आपको नहीं लगता कि h p एंड b आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप 10th में पढ़े होंगे व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वैसा तीन साइड जिससे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल तभी बना सकते हैं जब इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। सीधी बात है। चलिए अब मान लीजिए ट्रायंगल हमने बनाया है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये क्या होगा, तो आंसर है रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 3 + 1 4 और 4 रूट अंडर 2, ठीक है। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल 1 2 और √3, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 1 √3 और 2, ये है इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ऐसे ट्रिपलेट जब बन जाते हैं तो 1 के सामने वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री, और √3 के सामने वाला एंगल 60 डिग्री। दोस्तों ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू आप भी बना कर चेक कर सकते हैं, इधर नहीं आता है, ये मेजर किया हुआ वैल्यू है। इसमें कैसे मेजर करेंगे, प्रोडक्टर से मेजर कर लीजिएगा 60 आएगा, ये मेजर कर लिया 30 आएगा, ठीक है। ये इस ट्रायंगल के लिए सारा कुछ डिफाइंड है, यानी कि 0 30 और 60, सॉरी 30 और 60। अब देखिए अगर यहां से ध्यान दें cos 30 क्या है, बताओ तो cos 30, cos 30 के लिए बेस क्या होगा, ये तो √3/2, sin 30 इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है 1, तो 1/2, tan 30 इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है 1/√3। देखो सिंपल। अब इसी में ये 30 है, ये 60 होगा क्योंकि ये 90 है, तीनों का सम 180 होता है। आपको चाहिए ये भी चेक करके देखो, sin 60 √3/2 है ना, चाहे कैसे चेक कर लो। सॉरी tan 60 √3, सॉरी ये नहीं, ये cot 60 के बराबर होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos cos का sin, ठीक है। ये cot 60 और tan 60 देखा जाए क्या होगा, tan 60 √3/1, ठीक है ना। तो ऐसे इस के लिए बनता है। एक और है जैसे 45 के लिए देखा जाए, तो 45 के लिए अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों बराबर है, कोई भी ले लो, ठीक है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये कितना होगा √2। अब ये दोनों बराबर है, एक मिनट एक चीज आप याद रखिए, यहां पर बात चला है समझ लीजिए। हम वो ये कैसे पता चला इसके सामने वाला है, कोई भी ट्रायंगल में छोटे साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है, आप याद रखिए, और बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, हमेशा याद रखिए, ये ट्रुथ है, आप कभी चाहे तो देख लेना करके।
इसमें सबसे छोटा है 1, तो 1 के सामने वाला एंगल सबसे छोटा है। उसके बाद है √3 1.73, इसके सामने वाला एंगल इससे बड़ा है, और सबसे बड़ा है ये, इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा है। ठीक है ना, ये याद रखिए, ये दो बराबर है और ये √2 है, होगा ही क्योंकि √1 + 1 स्क्वायर √2 होगा, तो यानी कि ये दो बराबर है, तो इसके दोनों वाला साइड एंगल बराबर होगा, तो हाँ होगा। तो ये अगर 90 है, तो अगर ये दो बराबर होगा तो इसको 45 होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो sin 45 क्या होगा 1/√2, cos 45 1/√2। आप कैसे भी चेक कर सकते हो, इसका ट्रिपलेट कौन हो गया 1/√2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये वहां होगा। अब कहने का मतलब है कि सर ये ऐसे ही चलेगा क्या, यही होगा क्या हमेशा? आंसर नहीं, ऐसा हो, हाँ ये 1/√2 और ये क्या है 1/√3 और 2। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जब भी ऐसा ट्रिपलेट बनेगा तो आपको ये एंगल का रेशियो आएगा। जब भी ऐसा ट्रिपलेट बनेगा जैसे ये ट्रिपलेट है, तो आपको 45 डिग्री का कंडीशन से बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको रिवाइज कराया है यहाँ पे, बट हमको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, हमको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, हमको आगे भी पढ़ना है और एक ट्रिपलेट और पढ़ना है हमको। अगर नहीं है मतलब अगर आपको नहीं याद समझे तो उसको याद कर दीजिए। ठीक है, मैंने जो बताया था उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बहुत आएगा। वो है 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे पहचानेंगे? तो 3² + 4² आप देख लीजिए 5² होगा, 9 16 = 25। तो बनाइए 3 4 और 5, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये 3 ये 4 ये 5, ये भी एक ट्रिपलेट है। नहीं आया समझ में? आया? तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है ना, तो 3 के सामने वाला एंगल जो होता है ये मेजर किया गया है 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, इसका एंगल जो होता है वो 30 60 90 होता है, इसका 45 90 होता है, इसका होता है 37 53 और 90। याद रखिए, अब कौन 37 होगा कौन 53 होगा ये भी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 3 4 5 बना लीजिए, छोटे के सामने वाला एंगल छोटा होगा, सबसे छोटा है 37, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 5 के सामने 90। इतना याद रखिए बस। अब देख लीजिए cos 53, अगर देखा जाए cos 53 के लिए बेस ये होगा परपेंडिकुलर, बेस होगा ये, दैट इज 3/5। sin 53 के लिए परपेंडिकुलर ये, दैट इज 4/5। tan 53 के लिए क्या होगा p/b, दैट इज 4/3। याद रखिए, अगर वही sin 57 की बात करें, 37 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 3/5 cos 37 4/5 और tan 37 3/4। याद रखिएगा। ठीक है, उसको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। हमारे लिए ये सारे एंगल तो मायने रखेंगे, लेकिन ये भी मेरे लिए कभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो बहुत सारे जगह पे ये इसका 37 cos 37 sin 37 काम आएगा, इसमें उसको याद रखना कैसे आता है, वो भी याद रखना। ठीक है ना, अब कह रहे हो सिर्फ यही है क्या? आंसर नहीं, इसका जो भी मल्टीपल होगा, जैसे 3 गुना 6 4 गुना 8 5 गुना 10, ये भी आपका जो है वही ट्रिपलेट है 36 64 100। ठीक है ना, ऐसे यहां भी आएगा, आप अगर ध्यान से देखो तो यहां भी ऐसा आता है। ठीक है ना, जिसका ट्रिपलेट इस तरीके का आएगा, ऐसा नहीं इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर इसका अगला ट्रिपलेट जैसे क्या होगा, ये 2 और ये 2√3 दोगुना बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये दोगुना नहीं बढ़ेगा, ठीक है नहीं ठीक है, हाँ मतलब हाँ मतलब ये मतलब 2 2
2 दूना 4। हाँ ये भी वही सेम है, अगर सेम टाइप से बढ़े 3√3 और 2 3 बढ़ाना 3√3 और 3 6, ठीक है। देखिए 3 दिए 9, 9 के 27 और 27 का 9 36, तो 36। ये सब है, ये सब एक ही चीज है, ठीक है ना। रेशियोज में चलते हैं। अब देखो इस समय में 2 से बढ़ाते हैं कॉमन रेशियो से, ठीक है ना। फिर भी ये ट्रिपलेट का बात एंगल फिर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 45, इसमें तो हम कुछ और नहीं कर सकते, इसमें जैसे 1 1 और 2 है ना, और आ जाइए ऐसा कर दे 2 2 2 2, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है 3 3 3√2, ये सब सेम चीज है। ये और आ जाएगा इसमें 9 12 15, ये भी वही है। ठीक है, तो ये सब रेशियोज में होने चाहिए, ठीक है ना। रेशियोज में अगर 1 1 2 है तो इसके हिसाब से जो भी रेशियो, एक में 4 मल्टीप्लाई कर दो 5 मल्टीप्लाई, सभी में कर दो 5 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो वो सब का जो है रेशियो यही आएगा, ठीक है ना। और 45 डिग्री वाला यही आएगा, चाहे इनमें से कोई भी हो, चाहे इनमें से कोई भी हो 30 60 ही आएगा, ठीक है। चाहे इनमें से कोई भी हो तो 37 50 और 90 आएगा। इतना दोस्तों याद रखना, ठीक है। चलिए ये हो गया 0 से लेकर 90 तक में। एक ये 0 से 90 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए 15 डिग्री 15 डिग्री सब आपको फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है ना। तो वो भी देख लीजिए 15 डिग्री। अब 15 डिग्री कैसे निकालें, तो जुगाड़ से, ठीक है। ये चलेगा जुगाड़ पे, पूरा जुगाड़ पे। अगर साइन 50 डिग्री है तो साइन 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। हम इसको इस 30 में बांटेंगे, 45 का पता होता है और 30 का पता होता है, ठीक है। तो साइन ए माइनस में कितना होगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है। अब साइन 45 कितना हुआ 1/√2, कॉस 30 कितना हुआ √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। सिंपल कितना हो गया ये √3 माइनस 1 2√2। दिस इज व्हाट साइन 50 डिग्री, ठीक है। अगर हम कॉस 50 डिग्री की बात करें, अगर हम कॉस 50 डिग्री की बात करें, कॉस 15 डिग्री तो क्या होगा कॉस 45 माइनस 30, क्या लिख सकते हैं कॉस 45 इंटू कॉस 30 और माइनस इंटू प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। फॉर्मूला देख लीजिए, दिखाया मैंने आपको। ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2। नहीं ठीक है, थोड़ा है, ठीक है, ठीक है। हो गया ये √3 प्लस 1/√2, ठीक है। अब आगे tan 50 ये क्या है भाई, ये sin 15 और बेटा cos 15 क्या है भाई इसमें। तो sin 15 cos 15 करोगे तो sin 15 √3 - 1/√2 और डिवाइड √3 + 1 अपॉन 2√2, तो 2√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब पूछा गया कि ट्रिपलेट क्या है, देखिए छोटे वाले के सामने छोटा 15 ये हो गया 75, अगर 15 का निकल गया तो 75 का भी निकाल सकता है, ठीक है। और ये हम 90, साइन कौन सा होगा
साइड देख लीजिए, अगर cos 15 है तो 15, cos 15 है तो ये होगा आपका क्या √3 + 1 / 2√2, ये होगा 2√2 by 2√2, सॉरी by 2√2, और 15 के सामने sin 15 दैट इज √3 - 1, √3 - 1, ये है इसका ट्रिपलेट। इसका ट्रिपलेट क्या हो गया √3 - 1, √3 + 1 और 2√2, ये इसका ट्रिपलेट है, ठीक है। और एंगल 15, 75 और 90। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हुआ, एक ट्रिपलेट 30, 60, 90 इंपॉर्टेंट कौन हुआ, देखो यहां लिख देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 53, 37 और 90, और उसके बाद 15, 75 और 90। ये आपको याद रखना है, ये 4 चीज आपको ध्यान रखना है, 4 ट्रायंगल याद रखने हैं आपको, तरीके से बहुत बार पूछा जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी तक हम आपको 0 से लेकर 90 तक में जो भी प्राइम था वो सब हम आपको बता दिए हैं, लेकिन हमको 0 से 90 तक ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़िए मेरी बातें।